देखिए, हमने कार्य पढ़ लिया था कि कार्य क्या होता है, और मैंने आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में कि इस सेकेंड यूनिट के जो 5th चैप्टर है इसमें से सिर्फ हम 2 ही टॉपिक पढ़ेंगे, एक है कार्य और एक है ऊर्जा, और हम क्वेश्चंस भी सिर्फ कार्य और ऊर्जा के ही सॉल्व करेंगे। तो कार्य तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि क्या होता है। अब देखिए उसके क्वेश्चंस। नाउ द एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, 3 फुट स्वाभाविक लंबाई की कोई प्रत्यास्थ डोरी उस पर लगे 1 पौंड के भार से 2 इंच विस्तृत की जाती है, उसे 3.5 फुट लंबाई से 4.5 फुट लंबाई तक बढ़ाने में किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। 3 फुट स्वाभाविक लंबाई की कोई प्रत्यास्थ डोरी, स्वाभाविक यानी वास्तविक, एक प्रत्यास्थ डोरी है जिसकी वास्तविक लंबाई क्या दी हुई है, 3 फुट, यानी एल क्या है आपका 3 फुट है। उस पर लगे 1 पौंड के भार से 2 इंच, जब उस प्रत्यास्थ डोरी पर आप 1 पौंड का भार लगा रहे हैं तो वो कितनी विस्तृत हो रही है, 2 इंच। तो यानी ये जो क्या है उसका तनाव है, क्योंकि इसी तनाव के कारण वो क्या हो रही है, 2 इंच विस्तृत हो रही है। तो टी का मान क्या है, 1 है, और हमारा एक्स कितना हो गया, 2 है। अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो ये देखिए, ये हमारी एक प्रत्यास्थ डोरी है, ये किसी बिंदु पर है, ठीक है, और ये हमारा बिंदु, ये ओ हो गया, ये ए हो चुका है। ये इसकी वास्तविक लंबाई दी हुई है एल, कितनी, 3 है। तो जब हम इसको यहाँ पर और खींच रहे 2 इंच विस्तृत, यानी यहाँ से किसी बिंदु बी तक बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो वो कितना विस्तृत हो रहा है, 2 विस्तृत हो रही है, और इस पे क्या है, तनाव लग रहा है टी, जो क्या है 1 पौंड है। आगे बात समझ में। तो 3 फुट स्वाभाविक लंबाई की कोई प्रत्यास्थ डोरी उस पर लगे 1 पौंड, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब प्रत्यास्थ डोरी होती है उसकी वास्तविक लंबाई, तो जब हम डोरी को खींचते हैं तो उसमें तनाव उत्पन्न होता है, और तनाव के ही कारण वो किसी दूसरे बिंदु तक डिफाइन की जाती है, तो हम उसकी लंबाई भी, विस्तृत लंबाई ज्ञात करते हैं। तो उसी तरीके से जब उस पर 1 पौंड का भार लग रहा है तो वो कितनी विस्तृत हो रही है, इसकी लंबाई में 2 इंच की वृद्धि हो रही है। क्लियर है। तो एक प्रत्यास्थ डोरी है जिसकी वास्तविक लंबाई, यानी एल तो क्या दिया हुआ आपको, 3 दिया हुआ है, उस पर तनाव क्या दिया हुआ है, 1 पौंड दिया हुआ है, और एक्स क्योंकि 2 इंच विस्तृत हो रही है तो एक्स क्या दिया हुआ है, 2 इंच। क्लियर है। हमें क्या निकालना है, 3.5 फुट लंबाई से 4 फुट कि जब उस डोरी को हम 3.5 फुट से 4.5 फुट तक बढ़ाएं तो उसमें किया हुआ कार्य, आपको लिमिट दी हुई है, और हमने सुबह ही पढ़ा था डब्ल्यू, अगर डोरी को वास्तविक लंबाई से हम l प्लस एक्स तक खींचे, x1 से x2 तक, तो w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यानी समाकलन ऑफ x1 से x2 क्या होता है, t dx होता है, और t का मान हम रख देते हैं लैम्बडा x अपॉन l, ठीक है। तो यानी आपके यहाँ x1 तो क्या है 3.5 और x2 है 4.5। क्लियर है क्वेश्चन। नाउ अब देखिए हमारे पास हमने मान लिया कि जो ये प्रत्यास्थ डोरी है उसका मापांक क्या है, लैम्बडा है। तो हुक्स का नियम क्या कहता है, T इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एक्स अपॉन एल, जहां एल क्या है, प्रत्यास्थ डोरी की वास्तविक लंबाई और एक्स उसकी विस्तृत लंबाई। क्वेश्चंस में हमें T तनाव क्या दिया हुआ है, 1 पौंड, वास्तविक लंबाई एल कितनी दी हुई है, 3 फीट, और x कितना दिया हुआ है, 2 इंच। चूंकि l 3 फीट में दिया हुआ है और हमें पता है कि 1 फीट किसके बराबर होता है, 12 इंच के बराबर होता है। यही पढ़ा है कि 1 फीट है वो किसके बराबर होता है, 12 इंच के बराबर होता है। तो 1 इंच किसके बराबर होगा, 1/12 फीट के, यही होता है। तो 1 फीट 12 इंच के बराबर है, तो 1 इंच किसके बराबर होगा, 1/12 फीट के। इंच में दिया हुआ है, फीट में चेंज करो तो 1/12 यानी 1/6। टी का मान हो गया, एल का मान हो गया, एक्स का मान हो गया आपके पास। समीकरण 1 में यहाँ पर लैम्बडा का मान निकल जाएगा जब टी का मान पुट कर देंगे, एक्स का मान पुट कर देंगे और एल का मान पुट कर देंगे। क्लियर है। तो समीकरण 1 से देखिए लैम्बडा क्या हो जाएगा, एल टी अपॉन में एक्स, एल का मान कितना है 3, टी क्या है 1 और एक्स क्या है 1/6। तो लैम्बडा हो गया है आपका 8। सारे मान निकले। अब हमें 3.5 फीट से 4.5 तक बढ़ाने पर कार्य ज्ञात करना है। तो डोरी की विस्तृत लंबाई 3.5 फुट से 4.5 फुट में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3.5 टू 4.5 टी dx। यही होता है, ये हमने सुबह डेरिवेशन में पढ़ ही लिया था। टी का मान क्या होता है, लैम्बडा एक्स अपॉन एल dx। ठीक है, याद रखना इसका इंटीग्रेशन करना है। एक्स का मान 1/6 मत रख देना, वो मान हमने निकाला था लैम्बडा के लिए। लैम्बडा का मान क्या है 18, फुट कर दिया। एल का मान कितना है 3, वो हमने फुट कर दिया, फिट में है ये।
नाउ इंटीग्रेशन 3.5 to 4.5x dx। नाउ x का समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, ये कैंसिल आउट 6, क्लियर है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 6 2 से कैंसिल आउट 3, 4.5 का होल स्क्वायर माइनस 3.5। जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये आपका आएगा 24 फुट पाउंडल, क्लियर है। 24 फुट पाउंडल कैसे है, क्योंकि फीट और पाउंड में डिफाइन किया गया है, तो यानी आपकी विस्तृत लंबाई में किया गया कार्य है आपका 24 फुट पाउंड, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आपका 10 क्विंटल भार वाली मोटर गाड़ी जो 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, ब्रेक लगाने से 18 मीटर में रोक दी जाती है, ठीक है। तो ब्रेक से लगाए गए प्रतिरोधी बल द्वारा कार्य ज्ञात कीजिए। देखिए 10 क्विंटल भार वाली मोटर गाड़ी, आपके पास एक मोटर गाड़ी है जिसका भार यानी द्रव्यमान क्या दिया हुआ है, 10 क्विंटल है, क्लियर है। ये 10 क्विंटल तो आपकी मोटर गाड़ी का द्रव्यमान, जो 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, यानी 12 मीटर जो उसका प्रारंभिक वेग है, जब आपने स्टार्ट की तो उसका प्रारंभिक वेग क्या है, 12 मीटर पर सेकंड, क्लियर है, यानी यू इसका प्रारंभिक वेग हो गया। ब्रेक लगाने में 18 मीटर में, और जैसे ही आप उसको ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक लगाया तो गाड़ी उसी वक्त क्या हो गई, रुक गई है। तो ये, और गाड़ी अगर रुक गई है तो कोई वेग तो लगेगा नहीं, तो उसका अंतिम वेग तो क्या हो गया है, 0 हो गया है। और 18 मीटर में रोक दी जाती है, यानी यहाँ जहां से आपने स्टार्ट की है उससे कितनी दूरी पर रोकी, 18 मीटर में, तो एस कितना हो गया, 18 मीटर, क्लियर है। तो आपकी एक मोटर गाड़ी है जिसका द्रव्यमान यानी भार तो 10 क्विंटल है, प्रारंभिक वेग 12 मीटर है, ठीक है, अंतिम वेग क्या है, 0 है, क्योंकि ब्रेक लगने पर गाड़ी रुक गई है, और दूरी क्या है, 18 है। तो ब्रेक से लगाए गए प्रतिरोधी बल की बात कर रहा है, यानी जो आपका बल डिफाइन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा है, माइनस एफ में डिफाइन होगा। तो उस ब्रेक के द्वारा जो प्रतिरोधी बल लगाया गया है, उस प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है, क्लियर है ना। अब देखिए मोटर गाड़ी का भार जो कि m होगा, द्रव्यमान क्या है, 10 क्विंटल है, और चूंकि 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, 100 किलोग्राम होते हैं, तो इस क्विंटल को जैसे ही किलोग्राम में चेंज करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, 1000 kg। प्रारंभिक वेग जिसे u से डिफाइन कर रहे हैं क्या दिया, 12 मीटर पर सेकेंड। v अंतिम वेग जो क्या हो गया है, 0 हो चुका है, यानी 0 मीटर पर सेकेंड, और s जो कि दूरी क्या है, 18 मीटर। हमने मान लिया कि जो ब्रेक लगने के कारण जो उसमें बाधा उत्पन्न हुई, बाइक रुक चुकी है, तो उसके हमने मान लिया कि बाधा क्या है, r है, ठीक है। अब है गति के तीसरे नियम से, तो आपने पढ़ा होगा गति का तीसरा नियम, v² = u² प्लस में 2fs, ठीक है। f क्या होगा, -r, क्योंकि प्रतिरोधी बल की बात कर रहा है वो -r में डिफाइन होगा, तो यानी v² = u² माइनस 2r। आप चाहो तो f को -f लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि r मानो, सारे मान है। v का मान 0, u का मान 12, r एज इट इज, s का मान 18। सोल्व करो तो r क्या हो चुका है, 144/34 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो चुका है, क्लियर, r आ चुका है। ये क्यों निकाला है, r क्या है, हमारा बल है, क्योंकि प्रतिरोधी बल होता है वो बराबर होता है कैपिटल F = स्मॉल f, जहाँ m तो द्रव्यमान होता है और f क्या होता है, बल होता है, क्लियर है ये चीज। अब बल होगा तो आपके पास m तो है लेकिन f चाहिए होगा, ये हमने इसलिए निकाला है, क्लियर है ये चीज ना। तो हमारे पास r आ चुका है, तो यानी अब देखिए ब्रेक द्वारा प्राप्त प्रतिरोधी बल जिसे कैपिटल F क्या होगा, स्मॉल mf, m क्या है 1000 kg और स्मॉल f क्या है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 4000 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है प्रतिरोधी बल। अब है प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य, तो हमने सुबह ही पढ़ा था W = बल इंटू बल बिंदु पर उत्पन्न विस्थापन, तो यानी F × S, क्लियर है, F × S, ये तो F क्या है 4000 और S कितना है 18, क्लियर है, यानी ये आपका होगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम किस में चेंज कर सकते हैं, जूल में चेंज कर सकते हैं। ये हो गया आपका 4000 इंटू एफ की वैल्यू ये है, एस है 80 मीटर, तो जैसे ही करोगे तो क्या हो गया किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, वो क्या हो गया आपका जूल। 4000 इंटू 80, 4000 तो क्या होता है मल्टीप्लाई करोगे तो 72000 आ गया ना। मैं जूल को चेंज कर रही हूँ किलोग्राम इंटू मीटर, चूंकि जो आपकी मोटर गाड़ी है वो हमारी नीचे पृथ्वी की सतह पर चल रही है,
आगे बात समझ में, यह आपका जूल में आया है। तो पृथ्वी की सतह पर अगर डिफाइन करेंगे तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो लग रहा है वो भी डिफाइन होगा। तो जो ये जी है ये क्या है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। आप चाहो तो इसे जूल में ना लिखकर इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, kg इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, जूल चेंज मत करो इसको, चाहे तो आप एज इट इज रख सकते हो इसको इस तरीके से भी, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एफ का तो ये है यूनिट और एस 18 मीटर है, यही हो जाएगी, जूल में चेंज मत करो ना, ये एज इट इज है। अब क्योंकि वो गाड़ी है पृथ्वी पर चल रही है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी उस पर लग रहा है, तो ध्यान रखना पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसकी वैल्यू फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू। तो जो ये जी है ये है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि लग ही रहा है उससे गुरुत्वाकर्षण बल ना। तो ये वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, सेकेंड स्क्वायर कैंसिल आउट, मीटर से मीटर कैंसिल आउट। ये हो गया है 72,000 अपॉन 9.8, जो क्या आएगा आपका 7347 किलोग्राम मीटर, लगभग ये आंसर आएगा। आप चाहो तो इसे जूल में कैंसिल आउट करो, इसको सिर्फ इसी में रखो, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण लग रहा है इस पर, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान होता है जी, जो क्या पर ये डिफाइन कर रही हूं मैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिवाइड हो जाएगा उससे, मीटर और सेकेंड स्क्वायर कैंसिल आउट, यूनिट ये बचेगी और 9.8 उसका वैल्यू है, डिवाइड करके। क्लियर है ये चीज, आगे आपको ये समझ में, एग्जांपल नंबर सेकंड होप सो समझ में आ गया होगा। आपका क्वेश्चन भी एक सेम इसी तरीके का है, ठीक है, उसमें पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, तो आपका इस तरीके से सोल्व होगा ना। और देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, एक प्रत्यास्थ धागे के अंदर तनाव T1 है जबकि लंबाई A1 है, तनाव T2 है जब उसकी लंबाई A2 है। सिद्ध कीजिए कि धागे की वास्तविक लंबाई ये होगी और लंबाई से A1 प्लस A2 लंबाई तक विस्तार करने में किया गया कार्य ये होगा। यानी ये आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास एक प्रत्यास्थ डोरी बोल दो धागा है, अगर जब उसकी लंबाई A1 है तो उसमें तनाव कितना है T1, जब उसकी लंबाई A2 है तो उसमें तनाव कितना है A2 है, सॉरी T2 है। क्लियर है ये चीज, तो यानी एक प्रत्यास्थ डोरी है मेरी और उस प्रत्यास्थ डोरी में जब उसकी लंबाई A1 है तो उस डोरी का तनाव कितना है T1, जब उसकी लंबाई A2 है तो डोरी का तनाव कितना है T2 है। क्लियर है, तो हमें प्रूफ करना है कि उस डोरी की यानी धागे की वास्तविक लंबाई ये होगी। अगर अब उस धागे की लंबाई में हम वृद्धि कर ले, कितनी A1 प्लस A2, टोटल कंप्लीट लेंथ है उसकी लंबाई A1 प्लस A2, तो ये कार्य होगा, ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर है, अब देखिए हमने मान लिया कि डोरी की वास्तविक लंबाई तो क्या है L है, जब डोरी की विस्तृत लंबाई A1 यानी इसे जब A1 तक खींचा है तो उसमें तनाव कितना है T1, और जब विस्तृत लंबाई A2 है तो तनाव कितना हो गया T2। साथ में हमने डिफाइन कर लिया कि डोरी का प्रत्यास्थ मापांक क्या है लैम्बडा। तो हुक के नियम से सबसे पहले इसे चेक कीजिए, यहाँ बिंदु O है, ठीक है, मेरा एक कण, और ये है B। कंप्लीट लंबाई में विस्तार तो आपने क्या दिया हुआ A1 प्लस A2, तो यानी O से लेके B तक की जो कंप्लीट लंबाई है वो तो क्या होगी A1 प्लस A2 हो चुकी है ना। अब इस प्रारंभिक तनाव तो क्या हो गया 0 हो चुका है, क्योंकि उन्होंने लंबाई और सब कुछ डिफाइन कर दिया कि अंदर तनाव T1 है ऑलरेडी, तो प्रारंभिक तनाव तो क्या हो गया T1। तो जब आपने कण को O से A तक में खींचा है तो वास्तविक लंबाई डिफाइन होगी L। क्लियर है, अब ये कंप्लीट लंबाई है A1 प्लस A2, ये लंबाई है L, तो आप A से B तक की अगर लंबाई निकालोगे तो वो क्या होगी A1 प्लस A2 माइनस L। यहाँ तनाव उत्पन्न होगा T2। क्लियर है, एक छोर पे तनाव T1, दूसरे पे T2। क्लियर है ना। तो अब देखिए हुक के नियम से T1 तनाव के लिए निकाल रही हूँ। मेरे पास मुझे ये नहीं पता कि जब मैंने यहाँ पर देखिए कि इस डोरी बिंदु O से मैंने यहाँ पर डिफाइन किया O और ये A है, ठीक है, इन्होंने सिर्फ लंबाई दे दी, वास्तविक लंबाई L है। मुझे ये हमें आइडिया नहीं दिया है उसने कि जब मैं इसको A1 तक खींच रही हूँ तो उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि हो रही है, कहीं डिफाइन नहीं किया, क्योंकि सिर्फ कंप्लीट लंबाई A1 से A2 दे दी है। सिर्फ ये कह रहा है कि जब लंबाई A1 है विस्तृत तो तनाव T1 है। क्लियर है, अब A1 एक कांस्टेंट वैल्यू जो कुछ भी हो सकती है, तो जिस तरीके से अगर मैं मान लूं कि बिंदु A है और लंबाई A1, तो कितनी लंबाई में वृद्धि हुई है, तो अगर विस्तृत लंबाई कितनी, अगर A1 में से L को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो फाइंड आउट कर सकती हूँ। ये वास्तविक लंबाई L है, इसे A1 तक खींचा है, जब लंबाई A1 है तो तनाव क्या दिया T1 दिया हुआ है।
ठीक है। अब मुझे ये नहीं, A1 हमें नहीं पता कि कितनी विस्तृत लंबाई है, मुझे ये चाहिए कि लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है। तो अगर मैं A1 L वास्तविक लंबाई है और उसे A1 तक खींचा है तो लंबाई विस्तार हुआ है। तो अगर A1 में से L निकाल दूं तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है। सारी बात जिस तरीके से हम यहाँ पर करते आए, O है, ये A है, ये B, ये वास्तविक लंबाई दे दी L, ये दे दिया X। अगर मैं X में से L निकाल दूं तो ये आइडिया हो जाएगा कि कितनी लंबाई में वृद्धि हुई है। क्लियर है। तो इसी तरीके से T1 तो क्या होगा, विस्तृत लंबाई यानी A1 माइनस L अपॉन में L, ये लैम्बडा। इसी तरह तनाव T2 क्या होगा, लैम्बडा इंटू A2 माइनस L अपॉन L। समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो, ठीक है। अब समीकरण 1 में आप 2 का जैसे ही भाग दोगे तो ये तो क्या होगा, T1 अपॉन T2, लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल आउट, L से L कैंसिल आउट। सिर्फ क्या मिलेगा आपको, A1 माइनस L अपॉन में A2 माइनस L, यही होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ठीक है। A1 माइनस L इंटू T2, A2 माइनस L इंटू T1, आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, ये वैल्यूज आएगी। क्लियर है ना। इस L को T1 को इधर लिए, A1 T2 को इधर लीजिए, इन दोनों में से L कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, T1 माइनस T2, और ये क्या होगा, A2 T1 माइनस A1 T2। तो L क्या हो गया, A2 T1 माइनस A1 T2 अपॉन T1 माइनस T2। और L क्या है, डोरी की वास्तविक लंबाई है, और हमें यही प्रूफ करना था कि सिद्ध कीजिए डोरी की वास्तविक लंबाई ये होगी। प्रूफ हो गया डोरी की वास्तविक लंबाई। अब A1 से A2 तक खींचने में किया गया कार्य निकलवा रहा है वो हमसे। क्लियर है। अब A1 से A2 तक खींचने में जो कार्य डिफाइन होगा हमारा, वो हमें क्लियर कर रहा है। अब उसके लिए देखिए, वापस से समीकरण 1 से, आपकी जो समीकरण 1 है वो क्या है, T1 इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू A1 माइनस L अपॉन में L। तो लैम्बडा अपॉन L क्या हो जाएगा, यहाँ से T1 अपॉन A1 माइनस L। समीकरण 1 से L का मान रख दीजिए यहाँ पे, यही होगा। एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। एलसीएम देखिए, ये तो जो वैल्यूज कैंसिल आउट हो उससे कैंसिल आउट कर दीजिए। आपका लैम्बडा अपॉन L क्या आ जाएगा, T1 माइनस T2 अपॉन A1 माइनस T2। कुछ नहीं किया, समीकरण 1 से ये वैल्यूज तो एज इट इज है ही, 3 से जो हम निकाल चुके हैं L का मान, वो मान पुट कर दिया, एलसीएम ले लिया, मल्टीप्लाई किया, जो वैल्यूज कैंसिल आउट होगी उसे कैंसिल आउट कर दिया। तो हमारा लैम्बडा अपॉन L क्या हो गया, T1 माइनस T2 अपॉन A1 माइनस A2। अब क्या है कि डोरी में जो विस्तृत लंबाई A1 प्लस A2, यही है विस्तृत, बल द्वारा किया गया कार्य। तो हमने एक फॉर्मूला सुबह पढ़ा था, W इज इक्वल टू क्या था, डोरी में तनाव का माध्य इंटू कुल विस्तार, यही पढ़ा था। डोरी में तनाव का माध्य क्या है, T1 प्लस T2 अपॉन 2, ये था। लेकिन जो हमारा प्रारंभिक तनाव है वो तो क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। क्लियर है। और चूंकि अब लंबाई क्या है, A1 प्लस A2 माइनस L, प्रारंभिक तनाव तो 0 है, ठीक है। तो यानी लैम्बडा अपॉन L इंटू, वो तो 0 हो गया T1। T2 के लिए अगर हम बात करें तो वो क्या होगी, A1 प्लस A2 के लिए निकलवा रहे हैं, यानी यहाँ पर T2 डिफाइन हो रहा है, और ये लंबाई कितनी है, A1 प्लस A2 माइनस L, इतनी वृद्धि। तो T2 क्या हो जाएगा, लैम्बडा अपॉन L इंटू A1 प्लस A2 माइनस L, यही होगा। और अपॉन में 2। कुल विस्तार की बात करें तो वो क्या होता है, x2 माइनस x1, यानी A1 प्लस A2 माइनस L। A1 प्लस A2 माइनस, ये वास्तविक लंबाई है, और A1 प्लस A2 हमें जो लंबाई बढ़ाई है, टोटल कितनी विस्तार होगी, A1 प्लस A2 माइनस L। जो ये क्या हो गया, लैम्बडा अपॉन 12 इंटू A1 प्लस A2 माइनस L का होल स्क्वायर। समीकरण 3 से तो ये जो हमने निकाली, इससे तो L का मान क्लियर है, और समीकरण 4 से लैम्बडा अपॉन L का मान। तो यहाँ तो लैम्बडा अपॉन L का मान रखोगे तो वो क्या होगा, T1 माइनस T2 अपॉन में A1 माइनस A2, और यहाँ समीकरण 3 से किसका मान रखोगे, L का। पुट कर दीजिए यहाँ L का मान, ये होगा होल स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, जो वैल्यूज कैंसिल आउट उसे कैंसिल आउट कर दीजिए, ये होल स्क्वायर के रूप में कैंसिल आउट किया गया। तो W हो जाएगा हमारा A1 T1 माइनस A2 T2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू A1 माइनस A2 इंटू T1 माइनस T2। यही हमें प्रूफ करना था कि जब कार्य क्या होगा A1। ठीक है, आपका एग्जाम्पल हो गया है, क्वेश्चन सेम है, मैं आपको सेंड करूँगी। अगर इसके किसी भी क्वेश्चंस में कार्य में आपको कोई भी डाउट है, समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे बता देना, मैं फिर से आपको रिपीट कर दूँगी।